नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को MCQ के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, जिसमें अभी तक हम 67 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम 68वीं वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। आज की वीडियो में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे लेटेस्ट डेटा के आधार पे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट हैं अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में। पहला, वर्ष 1960 में सीमांत जिलों चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी का गठन किया गया था। पहला आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 1960 में, उस समय यूपी का ये पूरा पार्ट था। उस समय यूपी के जो सीमांत इलाके थे उनको जिले के रूप में बनाया गया, जिसमें चमोली शामिल है, पिथौरागढ़ शामिल है और उत्तरकाशी शामिल है। इन तीनों नवगठित जिलों को मिलाकर उत्तराखंड मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्य कारण चीन के साथ चल रहा संघर्ष था। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत उनको शरण दे देता है, भारत में वो आ जाते हैं। चीन के साथ भारत का लगातार संघर्ष उस समय चल रहा था, 1962 में जाके लड़ाई भी होती है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये जो सीमावर्ती इलाके थे इनको अच्छे से गवर्न करने के लिए जिले के रूप में बनाया गया और इन तीनों को मिला करके उत्तराखंड मंडल नाम दिया गया। ये भी सही है आपका। योजना अवकाश के समय 1969 में गढ़वाल मंडल का सृजन कर चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और गढ़वाल को इसमें शामिल किया गया। ये आपका बिल्कुल सही है। फिर 1969 आता है। 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है और गढ़वाल मंडल के अंदर उस समय उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल यानी जो पौड़ी गढ़वाल है उसे और चमोली इनको शामिल कर लेते हैं। बाकी के जो जिले थे जैसे पिथौरागढ़ हो गया, हमारा नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये कुमाऊं मंडल में शामिल थे। बाद में रुद्रप्रयाग ये गढ़वाल के अंदर शामिल हुआ। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इनको गढ़वाल मंडल में लाया गया। और फिर कुमाऊं में चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, उधम सिंह नगर, ये कुमाऊं मंडल में बाद में जब ये बने जिले के रूप में तो शामिल किए गए। आपको पूछा है कौन सा वाला सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे। अगला, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, कथन है, राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता था। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि राज्य बनने से पहले उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस रूप की थी, तो मनी ऑर्डर प्रकार की थी। ठीक है। कारण क्या है? राज्य में उद्योगों के अभाव के कारण यहाँ के अधिकांश युवा भारतीय सेना सहित अन्य सेवाओं के लिए राज्य से बाहर निवास करते थे और अपने घरों में मनी ऑर्डर के माध्यम से धन को भेजते थे। तो यही कारण है, यहाँ पे उद्योग तो थे नहीं कि लोग यहीं पर नौकरी करें, यहीं पर पैसे कमाएं। यहाँ के लोगों को बाहर जाना होता था, कोई सेना में जाता था, कोई दूसरी नौकरियों में जाता था, कोई बाहर के उद्योगों में जाता था, वही पैसा फिर उत्तराखंड में आता था। तो वही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। ठीक है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ठीक है। उत्तराखंड बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु संतुलन में एल का अर्थ क्या है? जो अब की बार का बजट था 2026-27 का, इसके ऊपर और आर्थिक सर्वेक्षण जो लेटेस्ट वाला है उसके ऊपर 2 से 3 क्लासेस हमारी बनी हुई हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस बजट की जो विशेषताएं थी, बजट का जो मुख्य बिंदु था वो संतुलन पर आधारित था। संतुलन अलग अलग शब्दों से यहाँ पर बना हुआ है। जैसे एस जो है ये समावेशी विकास के लिए है, ये वाला ए आत्मनिर्भर के लिए है, एन जो है ये वाला ये नई सोच के लिए है, जो टी है ये तीव्र विकास के लिए है, यू उन्नत गांव और उन्नत शहर के लिए है, और ये जो एल है जो पूछा गया है आपसे ये लोक सहभागिता की बात करता है। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
इसके बाद ये जो ए आता है ये आर्थिक शक्ति की बात करता है, और आखिर में जो एन आता है ये न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो ये है पूरा संतुलन शब्द जिसके अक्सर क्वेश्चन बन सकता है कि इसके वर्ड्स को लेकर वो सवाल बना सकता है। बजट की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो दो शब्द आपने और याद करने हैं। एक विशेषता थी यहाँ पर केदार को लेकर के, और एक थी मानस को लेकर के। इनकी भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। केदार में जो के है ये कौशल विकास के लिए था, ई ये इकोलॉजी संवर्धन के लिए था, डी धरोहर संरक्षण के लिए, ए अवसंरचना निर्माण, आर रिवर्स माइग्रेशन के लिए था। ठीक है, मानस की बात करें, एम मंगलकारी, ए अवसरयुक्त, एन नवोन्मेषी, ए आध्यात्मिक और एस सांस्कृतिक गतिविधि। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का जो बजट था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो ज्ञान मॉडल पर आधारित था। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि बजट का मुख्य फोकस जो था वो बेसिकली 4 स्तंभों पे था, ज्ञान पर आधारित था। ज्ञान यानी गरीब कल्याण, वाई यानी युवा शक्ति, ए से हमारे आ गए अन्नदाता या किसान, और एन से महिला सशक्तिकरण या नारी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर यानी जो हमारी विकास दर है वो कितनी रखी गई है, तो बजट में 2026-27 के लिए उत्तराखंड की अनुमानित जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है। ये आपका बिल्कुल सही है। 2025-26 में विकास दर का अनुमान 7.23% रहा, ये भी आपका सही है। अभी 8.2 है, पहले जो अनुमान था 2025-26 के लिए वो 7.23% रहा। ठीक है, हरिद्वार जनपद का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के किस जनपद की जीडीपी, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, सर्वाधिक रही, हरिद्वार की। सबसे कम जीएसडीपी वाला राज्य जनपद हमारा चंपावत है क्या, ये वाला गलत होगा। सबसे कम जीएसडीपी वाला या सबसे कम जिला जिसकी जीडीपी सबसे कम है वो रुद्रप्रयाग है, ना कि चंपावत। तो डी वाला आपका गलत है, आपको यही बताना था। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे ज्यादा जीएसडीपी कहां पर है, हमने देखा हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग। जीएसडीपी को लेकर के एक और सवाल है, प्रचलित भावों पर 2025-26 के लिए जीएसडीपी का अनुमान 381.89 हजार करोड़ रहा। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है इसके लिए जीएसडीपी का अनुमान कितना है, 381.89 हजार करोड़। क्वेश्चन बनता है कि प्रचलित भाव पर उत्तराखंड की जीडीपी का अनुमान कितना है, तो 381,000 करोड़ आपने याद रखना है। स्थिर भावों की बात करें, स्थिर भाव जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, उसके आधार पे जीएसडीपी का अनुमान कितना है, तो ये है 231.13 हजार करोड़। आप जानते हैं जीडीपी को 2 आधारों पे मापा जाता है, प्रचलित भाव पर और एक स्थिर भाव पर। तो प्रचलित वाला भी पूछा जाता है जो करंट प्राइसेस है, और जो स्थिर भाव है जो कांस्टेंट प्राइसेस है उस पर भी आता है। तो एक में है 381, एक में है 231। ठीक है, ये नंबर आपने याद करना है। ये नंबर पूछा जाएगा आपसे जीएसडीपी के बारे में, 381,889। ठीक है, ये उत्तराखंड की जीडीपी का अनुमान है। यहां पर पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके सही होंगे। उत्तराखंड बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपने उत्तराखंड के बजट का कुल आकार बताना है 2026-27 में। तो देखिए 2026-27 में उत्तराखंड का जो बजट का आकार था वो था 1,11,703 करोड़। यहाँ पर दोनों जगहों पर है ये आंकड़ा। वृद्धि कितनी रही पिछले वर्ष की तुलना में, वृद्धि रही थी यहाँ पे 10.41%, यानी ऑप्शन ए आपका सही यहाँ पे होगा। ठीक है, 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है जीएसडीपी का। ये है हमारा 2.94%। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ये 2026-27 में रहने का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष हमारा गया 2025-26, इसमें जो राजकोषीय घाटा था ये 3.62% था। आगे क्या रहने का अनुमान है 2026-27 के लिए, 2.94। अगला,
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में कौन सा मिलान सही है या कौन सा मिलान गलत है। तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का योगदान भी आपसे पूछा जाता है। चलिए इनको लगाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, जो लेटेस्ट डाटा है 2025-26 का डेटा जो इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में आया, 9.59% है। पहला बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 39.95% है, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 50.46% है, क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तीसरे क्षेत्र का 50.46%, फिर दूसरे क्षेत्र का और फिर प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का योगदान क्या 26.45% है। देखिए, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो हमारे उद्योग होते हैं, इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है, वो सब इसी में आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर कई सारे उप क्षेत्र आते हैं, जैसे निर्माण हो गया, इसके अलावा विनिर्माण हो गया यानी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का योगदान क्या 26% है? ये आपका बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा है और ये आंकड़ा लगभग 65% के करीब है। तो ये वाला गलत है। ठीक है। 26% जो है वो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। निर्माण और विनिर्माण में अंतर है। निर्माण 26% है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग 65% है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान टोटल हमारी अर्थव्यवस्था में 9.59% है। इसमें पशुपालन का जो योगदान है 27.25% है। वानिकी और लठ, इसका जो योगदान है ये 27.04% है। कृषि के योगदान की अगर हम बात करें 33.5% है। खनन उत्खनन की बात करें तो 11% के करीब है। तो आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है, 33.5%, ऑप्शन सी। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर उप क्षेत्रों के योगदान को घटते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा योगदान तो कृषि का है 33.5%, पशुपालन का 27.25 है, वानिकी का 27.04 है और उत्खनन का आपका 11% है। सही क्रम में लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जो तीसरा क्षेत्र है, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसके भी कई सारे उपक्षेत्र होते हैं। जैसे इसके अंदर व्यापार, होटल या रेस्टोरेंट आ जाते हैं। इसके अलावा परिवहन आ जाता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं आ जाती हैं, अन्य सेवाएं इनके अलावा जो है वो आ जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इन सभी में सबसे ज़्यादा योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का है, लगभग 37.25%। परिवहन और संचार का 18% है। स्वास्थ्य, आवास या दूसरी व्यावसायिक सेवाओं की बात करें तो लगभग 12% के करीब ये आता है। ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पे सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पर लगाएं। अब आपने इनको घटते हुए क्रम में लगाना है। हमने 3 जो क्षेत्र होते हैं, प्रमुख क्षेत्र, उनके बारे में बात करी। सवाल उनके उप क्षेत्रों को लेकर भी आता है। हमने विनिर्माण के बारे में, हमने होटल व्यापार के बारे में, हमने पशुपालन के बारे में, सबके आंकड़ों को देखा। एक बार फिर से इनके आंकड़ों को लगा लेते हैं। सबसे पहले विनिर्माण दिया है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान है हमारी जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र के अंदर ही आता है, 65% इसका हिस्सा है। इसके बाद है यहाँ पे व्यापार और होटल। तो जो बिजनेस और होटल हैं, इसका परसेंट ये तीसरे क्षेत्र में आता है और इसका परसेंट कितना था? 37.5% के करीब। फिर है पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन में लगभग 27% था। निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्शन कितना होता है? लगभग 26% या 26.5% के करीब। तो आप देखेंगे ऑर्डर आपका क्या सही है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आएगी, फिर व्यापार और होटल आएगा, फिर पशुपालन और फिर निर्माण उद्योग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। व्यापार और होटल सेवाएं, इसका कितना परसेंट है हमारी जीडीपी में? 37.25%। तीसरे क्षेत्र में ये आती हैं। तीसरे क्षेत्र का जो पूरा योगदान है लगभग 50%, उसमें से 37% हिस्सा इसका है। अन्य सेवाओं की बात करें, ये भी तीसरे क्षेत्र में आती हैं। ये लगभग कितना आंकड़ा हो जाएगा? 14.94%।
पहले का 1 है, दूसरे का 2 है। कृषि की बात करें तो 33.5%, खनन उत्खनन 11.5%। 1 2 3 4 आपका सही आंसर है। 1 2 3 4 यहाँ पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रुपया आता है, रिसिप्ट्स के स्रोतों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड में पैसा आता कहाँ कहाँ से है, जाता कहाँ कहाँ को है, ये भी सवाल बनता है। तो रुपए आने के 4 सोर्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने क्रम में लगाना है। अगर हम इनके आंकड़ों को लिखें यहाँ पे, स्वयं का कर राजस्व जो उत्तराखंड का अपना है 28.85% है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स है रुपया आने का, ठीक है। लोक ऋण की बात करें, लोक ऋण से लगभग 24% रुपया आता है, ठीक है। केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र से जो अनुदान मिलता है लगभग 20.5% मिलता है। और केंद्रीय करों में राज्यांश यानी केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा ये लगभग 19.5% के करीब है। घटते हुए क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रुपए जाने की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सा वेतन भत्ते मजदूरी इनमें जाता है लगभग 25.5%। फिर हमारा जो निर्माण है या लघु निर्माण कार्य है उसमें जाता है लगभग 12.5%। पेंशन में जाता है लगभग 12.5% के करीब। ये जाने का है। आने के हमने टॉप 4 यहाँ पे देखे। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद वित्त आयोग ने इसे किस क्रम के राज्य के रूप में मंजूरी दी थी। तो देखिए उत्तराखंड एक विशेष राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा इसको प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा इसको 2 मई 2001 को दिया गया था। लागू इसे बैक डेट में किया गया। 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे लागू किया गया। हालांकि मिला बाद में, लेकिन लागू इसे बैक डेट से किया गया, ठीक है। किस पंचवर्षीय किस वित्त आयोग की सिफारिश पर यह फैसला हुआ था। तो 11वां वित्त आयोग था जिसकी सिफारिश पर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और उत्तराखंड 11वां राज्य ही बना था जिसे यह दर्जा मिला। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में 2025-26 का अनुमान क्या है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जनपद में है, सबसे कम कहाँ है, वो क्वेश्चन बनते हैं। सवाल फिलहाल यह है कि प्रति व्यक्ति आय के संबंध में अनुमान कितना है। तो यह है 2,73,921 रुपए। 2025-26 का ये अनुमान है। पिछले वर्ष जो थी 2024-25 में लगभग 2,50,736 रुपए थी। इस वर्ष जो है 2,73,921 है। लगभग कितना परसेंट ज़्यादा है, 9.25% ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस जनपद की है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है। सबसे कम कहाँ की है, तो रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। 30 सितंबर 2025 तक के डेटा के अनुसार उत्तराखंड में कुल 2,622 बैंक शाखाओं का नेटवर्क था। इन शाखाओं के भौगोलिक वितरण के संबंध में सही कोड का चयन करें। उत्तराखंड में सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को मिलाकर के सितंबर 2025 तक कितनी बैंक शाखाएं थी, 2,622, ठीक है। इनमें से ग्रामीण शाखाएं 1203 हैं, अर्ध शहरी शाखाओं की संख्या 626 है और शहरी शाखाएं 793 है। क्या ये सही है? ये आपके बिल्कुल तीनों के तीनों डेटा सही हैं, सभी आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी। बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में बैंक शाखाओं का वितरण क्षेत्रवार प्रतिशत में क्या है। अभी हमने देखा कि 2,622 टोटल बैंक शाखाएं हैं, उनमें से ग्रामीण में कितनी है, 1203 शाखा, जो कि लगभग 46% बैठता है। शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में कितनी है, 793, लगभग 30% है। और अर्ध शहरी में कितनी है, अर्ध शहरी में लगभग 626 हैं, जो 24% है। तो 46, 30, 24 ये हमारा आंसर होगा। सवाल वही था, वो आंकड़ों में था, ये परसेंटेज में था, ठीक है। सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, सार्वजनिक बैंकों की शाखा की, तो ये है 1435। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं किसकी हैं, SBI की हैं 444। नंबर 2 पे पंजाब नेशनल बैंक आता है 296, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं कहाँ पर हैं, देहरादून में, सबसे कम बागेश्वर में, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक बैंक शाखाएं और किस जिले में सबसे कम बैंक शाखाएं संचालित हैं, देहरादून और बागेश्वर। ऑप्शन बी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो देखिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को 2012 में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
इससे पहले 2006 में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 2006 में होती है। 2006 से पहले उत्तराखंड में 3 इंपॉर्टेंट बैंक थे। एक था अलकनंदा ग्रामीण बैंक, एक था गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और एक था पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। इन तीनों बैंकों को 2006 में मिलाया गया और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक बनाया गया। फिर 2012 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक और नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिलाया गया और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाया गया। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक किन किन बैंकों के विलय को लेकर बना है, ये सवाल आता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा विलय यहाँ पर बताया। 2012 में ये बैंक बना था, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर किया। हमने कोशिश करी सभी कॉन्सेप्ट को, सभी क्वेश्चंस को यहीं पे कवर कर दिया जाए, जिससे आपको चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को समझने में और आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।